अभी हम आपका जो यूनिट है 12 वो कर रहे हैं। तो इंडियंस इन न्यूजीलैंड हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ख़त्म हो गया, ठीक है। तो जो न्यूजीलैंड है उसके दो आइलैंड्स हैं, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड, और कुछ स्मॉल आइलैंड उसके आसपास हैं, ठीक है, ओशंस में। और इंडिया में जो फर्स्ट प्रेजेंस था, मतलब सॉरी, न्यूजीलैंड में जो फर्स्ट प्रेजेंस था इंडियन इंसान का, वो हमें देखने को मिला 1810 में। जैसे कि कुछ गोवा से सेलर्स थे जो जहाज में गए, तो वो सब हमें देखने को मिलता है। ये न्यूजीलैंड होता है। तो नॉर्थ साउथ जिस तरीके से मैंने अभी डिस्कस किया, इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि 3 स्ट्रीम्स में इंडियन लोग वहाँ पे गए हैं, ठीक है। वन तो जिस तरीके से आपको पता होगा कि बधुआ मजदूर, मान के चलिए कि बधुआ मजदूर बन के ही ज़्यादातर लोग भारत से बाहर निकले हैं, जो कि 1810 से लेके 1900 के बीच में हुआ है। बीच का पीरियड एक हुआ है सेकंड वाला, एंड फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी में, और थर्ड वाला 20th सेंचुरी के बाद हुआ है, या लेट 20th सेंचुरी में हुआ है। तो जो फर्स्ट यहाँ पे बधुआ मजदूर बन के गए थे एंटीपोडीज में 1940s में न्यूजीलैंड में, और उसके बाद प्लांटेशन में काम करने के लिए वही वर्कर्स 1940s तक जाते हैं। और लेकिन फिर भी हमें देखने को मिलता है कि 46 ही जो इंडियन होते हैं वो 96 में होते हैं, जो रोड पे और इस तरीके के काम करते हैं। जो लोग भी बधुआ मजदूर बन के गए होते हैं वो प्लांटेशन में काम करते हैं। रोड्स वगैरह पे जो काम करने वाले होते हैं, रोड पे सामान बेचने वाले होते हैं, वो 46 होते हैं, ठीक है। उसके बाद जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने अश्वेत लोगों पे मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि उनके देश में अश्वेत लोग नहीं आ सकते, न्यूजीलैंड भी इंट्रोड्यूस कर देता है नॉन ब्रिटिश लोगों पे, यानी जो ब्रिटेन का नहीं है, ठीक है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो सफ़ेद नहीं है, अश्वेत है जो, वो नहीं आ सकता उनके देश में। 80s में लगा देते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है कि ठीक है, 80 में ये लगा दिया। 89 में एक और लॉ आता है इनका कि अगर आप यूरोपियन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, साइन वाइन कर सकते हैं, तो आप जा सकते हैं, भले वाइट हो चाहे नॉन वाइट हो, ठीक है। और उसके है ना, उसको चेंज होने में, कि उनके यहाँ पे अश्वेत लोग भी अब जा सकते हैं, उसको चेंज होने में 87 ईयर्स लग जाता है। 1986 में ये लोग अपने दरवाजे जो होते हैं अश्वेत लोगों के लिए खोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे भारत से जो स्किल प्रोफेशनल्स अगेन होते हैं, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाते हैं न्यूजीलैंड में, तो स्टूडेंट्स काफ़ी जाते हैं। तो ये देखिए कितने इंडियन रहे थे। कुछ हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे कुछ ट्वाइस माइग्रेंट इंडियंस भी होते हैं, मतलब जो इंडो फीजियंस होते हैं, जो फिजी में भारतीय लोग गए होते हैं, फिर उनका संबंध बना होता है, फिर वो न्यूज़, तो वो इंडो फीजियंस हो गए, और फिर इंडो फीजियंस क्या होते हैं, न्यूजीलैंड चले जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया भी चले जाते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि रीज़न ये होता है कि फिजी से बहुत सारे जो इंडो फीजियंस थे वो न्यूजीलैंड भी गए होते हैं और ऑस्ट्रेलिया भी गए होते हैं, बिकॉज फिजी में जो पॉलिटिकल इश्यूज होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। उसमें हमें पढ़ना नहीं है अभी। तो ये एक और डाटा है कि कहाँ पे आप बॉर्न हुए हैं। कुछ सेकेंड वेव ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स जो होता है वो फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी में होता है, ठीक है। एंड जो कि आपने अभी टेबल में देखा, और इसकी वजह से क्यों वजह से होता है कि बहुत सारे इंडो फीजियंस जो थे वहाँ पे डिफरेंट भाषा रिलीजन वाले वहाँ पे शेल्टर के लिए जाते हैं टेम्प्रेरी वर्क परमिट पे, क्योंकि फिजी में काफ़ी सारी इश्यूज चल रही होती है, ठीक है। और उसके बाद जो इंडो फीजियंस होते हैं मुस्लिम्स, वो हलाल जो होता है स्लॉटर जहाँ पे किया जाता है, मीट पैकिंग इंडस्ट्री समझ लीजिए, जहाँ पे मीट वगैरह कट होता है, शिप एंड लैम्प, वहाँ काम करते हैं। कंट्री ओपन हो जाती है तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स स्मॉल नंबर पे इंडियन प्रोफेशनल्स चाहते हैं, मतलब कम संख्या में, एंड ये लोग न्यू जो इमिग्रेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओल्ड में कौन हो गए, जो एज अ लेबरर गए होंगे, वधुआ मजदूर,
और वो लोग भी हो गए जो इंडो फिजियंस थे, ट्वाइस माइग्रेंट, जो मतलब भारत से फिजी गए थे, फिजी में उन लोग का रिलेशनशिप हुआ रहे कुछ दिन, फिर फिजी की समस्याओं को देख के वो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड चले गए, तो वो ट्वाइस इमिग्रेंट हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम इंडियंस की बात करें तो स्मॉल ट्रेडर्स, मतलब व्यापारी वगैरह, प्लांटेशन वर्कर, प्लांट मतलब खेती वगैरह में काम करने वाले, बनाना फार्मर, स्पाइस शॉप ओनर मतलब स्पाइस की दुकान, मसालों की दुकान, टैक्सी ड्राइवर, ऐसे थे। डोमेस्टिक वर्कर्स वगैरह भी थोड़े बहुत थे। और बहुत सारे जो इंडो फिजियंस गए थे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो थी, जो मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम कर रही थी, वहाँ पे कैजुअल जो वेज अर्नर है उनकी तरह काम करते थे, जैसे मजदूरों की तरह ही। और स्किल्ड प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, जूलॉजिस्ट, बिजनेसमैन, आईटी प्रोफेशनल, ये लोग बाद में जाते हैं। ठीक है, एंड ये लोग भी होते हैं। इनलीगल इमिग्रेंट्स भी हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ दिस इकोनॉमिक्स में रहते हैं। मतलब यहाँ की जो इनफॉर्मल सेक्टर है, मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए कि रोड पे कुछ काम वाम हो गया, इस तरीके के वहाँ पे करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनलीगल लोग बिना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए जाते हैं, और मैंने इसको आपको 4th 5th 6th चैप्टर में एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, तो जो इंडियन डायस्पोरा था कहाँ पे रहता है, तो अर्बन सेंटर्स में रहते हैं, वेलिंगटन वगैरह में। ठीक है, और कुछ जो है वो 45% जो है पॉपुलेशन, वो अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी यहाँ पे इंडिया की बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, और कुछ लोग गाँव के पास भी रहते हैं, जो जिनकी छोटी मोटी रिटेल वगैरह की दुकान है। ठीक है, या लेबर वगैरह करते हैं। डेमोग्राफी, तो अगर हम बात करें तो ज़्यादातर न्यूजीलैंड में यंग ही लोग रहते हैं। इवन न्यूजीलैंड में क्या, जो ये पूरी एंटीपोडीज की जो कंट्रीज़ है, वो फिजी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, यहाँ पे यंग लोग ही रहते हैं। और एज जो है 15 to 39 ईयर्स के हैं। ठीक है, बहुत कम पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड लोगों की है। और एज ग्रुप जो है 40 to 64 ईयर्स, उसके भी थोड़े बहुत पॉपुलेशन मतलब काफ़ी ज़्यादा रहती है। और ये दिखाता है कि यहाँ पे ग्रो होने के लिए, पढ़ने वगैरह के लिए आई है। एंड की बात करें हम बाय एज, तो बिलो जो 15 साल, 15 साल से छोटे हैं वो 23 थे। उसके बाद 15 से 39 के बीच में 48 थे। मतलब सबसे ज़्यादा जो थे वो यही लोग थे, 15 से 39 के बीच में। और 40 से 64 के बीच में 26 लोग थे, और 65 प्लस बस 4 इंडियंस थे। ठीक है, एजुकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्कूलिंग वगैरह लेने आते हैं, चाहे पढ़ने के लिए आते हैं। परसेंटेज जब ये लोग स्कूल में जाते हैं तो काफ़ी हाई होता है। लड़के ज़्यादा पढ़ते हैं, कॉमन सी बात है। और मेल ज़्यादा ही हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं यहाँ पे भी, न्यूजीलैंड में। और यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोफेशनल कोर्स करने आते हैं, और फिर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ चाहे अमेरिका, कनाडा वगैरह में चले जाते हैं। ठीक है, और नहीं तो कई बार यहाँ से यूनिवर्सिटी पूरी करके कोई प्रोफेशनल कोर्स के लिए भारत दोबारा वापस चले जाते हैं। ठीक है, अगर वर्क पार्टिसिपेशन की बात करें तो मीडियम है, और अराउंड 40 से 48% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29 से 31% है। ठीक है, और इस वजह से भी कि इनफॉर्मल सेक्टर वालों को काउंट नहीं किया जाता। तो अगर मान लीजिए कि इंडियन लोग काम कर रहे हैं 48% यहाँ पे एज अ जॉब, तो 29-30% जो अनएम्प्लॉयड है, हो सकता है कि वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करे, पर वहाँ की गवर्नमेंट इनफॉर्मल सेक्टर को कंसिडर नहीं करती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। ठीक है, आईटी सेक्टर वगैरह का भी काफ़ी ग्रोथ है यहाँ पे। अब किस ओरिजिन से और किस रिलीजन से यहाँ पे लोग आते हैं, तो देखते हैं। जो लोग 1970s से पहले आए थे, ठीक है, उसमें से ज़्यादातर 90% लोग गुजराती हिंदूज थे। ठीक है, ज़्यादातर सूरत के एरिया से आए थे, फिर पंजाबी आते हैं, और बाद में इंडो फिजियंस आते हैं, जो कि ज़्यादातर हिंदूज होते हैं। ऑलमोस्ट 80% जो यहाँ पे पॉपुलेशन है न्यूजीलैंड में, वो हिंदू ही हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो 2% है, और बाकी जो बच जाता है उसमें काफ़ी सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस रिलीजन प्लेसेस, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल और गुरुद्वारास वगैरह हैं अलग अलग एरियाज़ में। और काफ़ी सारे मतलब और भी सेक्ट्स जो हिंदू के हैं उनके भी देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी सारे लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल ग्रुप, यानी कई सारे भाषाई और कई सारे सांस्कृतिक ग्रुप न्यूजीलैंड में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम हेल्थ इश्यूज़ की बात करें इंडियन डायस्पोरा का न्यूजीलैंड में, तो
हमें देखने को मिलता है कि वुमेन हैव मोर नेग्लेक्टेड हेल्थ एस्पेक्ट देन मैन। जैसे वुमेन है वो ज़्यादा डॉक्टर्स के पास नहीं जाती है, जो अपनी हेल्थ इश्यूज़ है उनको उतना ध्यान नहीं देती। मेल जो है वो ठीक है, वो ठीक से मतलब ध्यान रखते हैं। बहुत कम जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, यानी मतलब बहुत कम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, और बहुत ज़्यादा मोटापा है मेन और वुमेन दोनों में, ठीक है। डायबिटीज़ भी हमें देखने को मिलता है हायर देन और जो पॉपुलेशन है उनसे, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अस्थमा काफ़ी कॉमनली इंडियन लोगों में हमें देखने को मिलता है, और ये भी स्ट्रेस और पुअर हाउसिंग कंडीशन की वजह से सब चीज़ें भी देखने को हमें मिलती हैं, इश्यूज लाइक एंजाइटी वगैरह। उसके बाद आइडेंटिटी फॉर्मेशन की बात करें तो फर्स्ट वेव ऑफ इंडियन अबाउट इंडियन इंडियन मतलब पहले तो सबसे पहले यहाँ पे बधुआ मजदूर आते हैं अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा उनके प्रति जो भेदभाव होता है, उनका शोषण होता है वाइट लोगों द्वारा, और भी जो कम्युनिटीज़ होती हैं जैसे कि चाइनीज़ वगैरह वहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रिचुअल एंड नॉर्म्स की जो इंडियन सोसाइटी में मेंटेन होती थी, लोगों का भारत में था, वो कहीं न कहीं जो ये लेबर्स गए थे उनके साथ चला गया था, और जहाँ से मतलब उसी के हिसाब से अपने कास्ट वगैरह के हिसाब से ही लोग अपने पति या पत्नी ढूँढा करते थे। उसके बाद बहुत सारे जो लोग इस तरीके से गए थे वो लोग फैमिली वीज़ाज़ भी मांगे थे, ठीक है। कोशिश किए थे कि उनकी फैमिलीज़ भी आ जाए, स्पेशली गुजराती और पंजाबी कम्युनिटीज़। अपने जाति से अलग मैरिज या कम्युनिटी मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज या किसी और देश के लोगों से शादी करना बिल्कुल ना के बराबर था, यानी अभी भी कास्ट को मेंटेन किया जा रहा था, ठीक है। अच्छा सोशल नेटवर्क इन लोगों ने बना रखा था लेबर्स ने, जो गए थे उस टाइम पे, कि अगर मान लीजिए कि किसी को जॉब नहीं भी मिली या किसी को कम पैसा वगैरह कमा रहा है, फिर भी उसको मैनेज करके रख लेते थे लोग, ठीक है। जो न्यू इमिग्रेंट्स गए हैं, जो प्रोफेशनल्स वगैरह गए हैं, वो कास्ट वास्ट को इतना नहीं मानते हैं, ठीक है। और ये लोग प्रोफेशनल सेक्टर्स में काम करते हैं। रीजन और ओरिजिन लैंग्वेज अगर हम देखें तो ये लोग जो कास्ट और रिलीजन की ग्रुपिंग है उससे ऊपर निकल चुके हैं, ऑफ कोर्स पढ़ा लिखा वर्ग है। एंड वो लोग ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट करते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स कल्चरल्स की, जो मतलब न्यूजीलैंड में होती हैं, जैसे भारत की जो भी। और जो कास्ट वाला सिनेरियो था इनके में एकदम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ज़्यादातर ये लोग जो आते हैं न्यू माइग्रेंट्स, यानी जो प्रोफेशनल्स आते हैं, वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जितना वाइट मिडिल क्लास या अपर क्लास कमाती होगी, यानी न्यूजीलैंड के जो सफ़ेद लोग हैं उन लोगों जितना ही ये कमाते हैं। और इन कॉमन सी बात है, उनसे भी अच्छा रिलेशन होता है क्योंकि प्रोफेशनल होते हैं, एंड उनके साथ काफ़ी मिक्स हो चुके हैं। जो सेकेंड जनरेशन है न्यूजीलैंड बॉर्न बच्चों की, यानी जो पेरेंट्स गए होंगे या फिर जो फीजी इंडियंस गए होंगे, जनरेशन थी न्यूजीलैंड बॉर्न बच्चों की, यानी जिनके पेरेंट्स न्यूजीलैंड में बस गए थे, वो जो सेकेंड बॉर्न, तो उनके साथ दिक्कत ये थी, या जो फीजी इंडियंस या इंडियन फीजियंस थे, उनके साथ दिक्कत ये थी कि ना वो वहाँ के कल्चर से पूरी तरीके से कनेक्ट हो पाते थे, ना अपने घर के यानी इंडियन कल्चर से कनेक्ट हो पाते थे, और ना ही वो भाषा को उस तरीके से याद रख पाते थे या भाषा को बोल पाते थे। क्या हुआ था कि जब अपना मतलब बहुत सारे भारतीय जब इंडिया छोड़ के फिजी में बस गए, तो वहाँ पे जब उनके बच्चे वगैरह हुए, तो वो लोग उनके पेरेंट्स तो भाषा बोल पाते थे भारत की, लेकिन वो लोग नहीं बोल पाते थे। तो ये सिचुएशन हमें देखने को वहाँ पे मिलती है।